नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। समसामयिक घटनाचक्र दृष्टि 2025, जिसमें एक साल के करंट अफेयर्स का संकलन है, आज हम अध्ययन करेंगे उसके अंतर्गत राष्ट्रीय परिदृश्य का। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य करंट नोट्स, इसमें आएगा देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर नजर। मिजोरम, गोवा और लद्दाख में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता। भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने वर्ष 2030 तक 100% वयस्क साक्षरता प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसी संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए वर्ष 2022 में उल्लास अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP की शुरुआत हुई, जो 15 वर्ष से अधिक आयु के करोड़ों नागरिकों को बुनियादी पढ़ना, लिखना और अंकगणित सिखाने के लिए समर्पित है। ये फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार आपसे क्या है, एक एक लेटर्स के भी मीनिंग पूछ लेते हैं। स्मरणीय तथ्य। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और लद्दाख ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कर अपने अपने क्षेत्र को पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया है। सरकार ने साक्षरता की परिभाषा को केवल पढ़ना लिखना तक सीमित न रखकर जीवन कौशल और संख्या ज्ञान तक विस्तृत किया, जिसे कार्यात्मक साक्षरता की संज्ञा दी गई। यदि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर 95% से अधिक है तो उसे पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जा सकता है। कार्यक्रम के 5 घटक हैं: आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान, मौलिक जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल तथा निरंतर शिक्षा। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के आधिकारिक मानदंडों के तहत मिजोरम आधुनिक भारत का पहला राज्य है जिसकी घोषणा 20 मई 2025, जिसने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर्जा हासिल किया है। तो पहली कोई भी चीज़ होती है तो वो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होती है। 30 मई 2025 को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत गोवा दूसरा राज्य को आधिकारिक रूप से पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता राज्य घोषित किया गया। लद्दाख, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, ने इन दोनों से भी पहले ये मुकाम हासिल कर लिया था। इसने 24 जून 2024 को भारत की पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनने का गौरव प्राप्त किया। लेकिन अगर बात करेंगे कि कौन सा राज्य बना, तो राज्य में लद्दाख फिर नहीं आएगा। अगर वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आया, तो लद्दाख आप लगा कर आएंगे। केरल को ऐतिहासिक रूप से पहला 100% साक्षर राज्य कहा जाता है 1990 के दशक के संपूर्ण साक्षरता अभियान के बाद। लेकिन उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के आधिकारिक मानदंडों के तहत मिजोरम आधुनिक भारत का पहला राज्य है जिसने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर्जा हासिल किया है। जून 2025 में त्रिपुरा तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बना। तो पहला हो गया आपका मिजोरम, फिर हो गया गोवा, उसके बाद त्रिपुरा। और अगर दोनों को मिलाकर बात करेंगे राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, तो आपका लद्दाख सबसे पहले आएगा। नेक्स्ट है संविधान हत्या दिवस। भारत के संविधान के भाग 18 में आपातकाल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ये प्रावधान अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक वर्णित है। भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा को खतरा होने की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद से अब तक 3 बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। सर्वप्रथम भारत चीन युद्ध के दौरान 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक देश में आपातकाल घोषित किया गया था। दूसरी बार भारत पाकिस्तान युद्ध के मद्देनज़र 3 दिसंबर 1971 को देश में आपातकाल की घोषणा की गई। इस उद्घोषणा के लागू रहने के दौरान ही देश में आपातकाल की एक नई उद्घोषणा 25 जून 1975 को कर दी गई थी। देश में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर यह आपातकाल लागू किया गया था। उपयुक्त दोनों आपातकाल मार्च 1977 में समाप्त घोषित कर दिए गए थे। स्मरणीय तथ्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2025 को संविधान हत्या दिवस पर लोकतंत्र के रक्षकों को श्रद्धांजलि दी। ध्यातव्य है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 11 जुलाई 2024 को एक अधिसूचना द्वारा इस दिवस को मनाए जाने का निर्णय लिया गया, जिसे 12 जुलाई 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। जारी अधिसूचना के अनुसार 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा के पश्चात तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया और भारत के लोगों पर ज्यादतियां और अत्याचार किए गए।
इस दिवस के माध्यम से भारत के लोगों को भविष्य में किसी भी तरह के सत्ता के घोर दुरुपयोग का समर्थन नहीं करने के लिए पुनः प्रतिबद्ध किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 25 जून 1975 को आपातकाल को लागू कर तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा भारत के लोकतंत्र की आत्मा का गला घोटा गया और लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया था। हैदराबाद मुक्ति दिवस। भारत सरकार ने 17 सितंबर को प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस, हैदराबाद लिबरेशन डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के 13 महीने बाद तक हैदराबाद को आज़ादी नहीं मिली थी और ये निज़ाम के शासन के अधीन था। यह क्षेत्र 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो नामक पुलिस कार्रवाई के बाद निज़ाम के शासन से मुक्त हो गया था। देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल एक ऐसा ढांचा या सुविधा होती है जहां विभिन्न माध्यमों जैसे सड़क, रेल, जलमार्ग और हवाई मार्ग के बीच माल या सामान को सुविधापूर्वक और कुशलता से स्थानांतरित किया जाता है। स्मरणीय तथ्य: 17 जून 2025 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मानेसर संयंत्र में देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। मानेसर स्थित यह संयंत्र 10 किलोमीटर के समर्पित रेल लिंक के माध्यम से पटली रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है। यह टर्मिनल अपने पूर्ण संचालन पर सालाना लगभग 4.5 लाख वाहनों को सीधे मालगाड़ियों में लाद कर भेजने की क्षमता रखता है। मानेसर से रेल द्वारा वाहन देश भर में भेजने हेतु मारुति सुजुकी ने 17 रेलवे वितरण केंद्र हब चिन्हित किए हैं, जिनके माध्यम से ये वाहन 380 से अधिक शहरों तक पहुंचेंगे। यह टर्मिनल पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 2021 के तहत विकसित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का उत्कृष्ट उदाहरण है। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु रेल मंत्रालय और HRIDC, राज्य सरकार एवं मारुति सुजुकी के संयुक्त सहयोग से HORCL नामक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित की गई। एयर इंडिया ड्रीम लाइनर विमान दुर्घटना AI-171। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की उड़ान AI-171 बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद मेघानी नगर स्थित रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। लंदन गेटविक जा रही इस अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के दुर्घटनाग्रस्त होते ही तेज धमाके के साथ आग का गोला उठा और आसपास की इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। स्मरणीय तथ्य: एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 ने अहमदाबाद से लंदन के लिए 1:38 IST अगर हम टाइम देखें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर उड़ान भरी और ये दोपहर का टाइम था और कुछ ही मिनटों के बाद हवाई अड्डे के पास एक बिल्डिंग पर क्रैश हो गई। बोइंग 787-8 विमान में कुल 242 लोग, 230 यात्री और 12 कर्मी दल यानी कि जो भी उनका क्रू था वो थे। विमान में सवार 242 में से 241 लोगों की मृत्यु हुई। केवल एक यात्री विश्वास कुमार रमेश चमत्कारिक रूप से जीवित बचे। जीवित बचे यात्री भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। विमान हादसे के स्थान पर भी कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, जिसके कारण कुल मरने वालों की संख्या 280 से अधिक हो गई। इस दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी मृत्यु हो गई। एयर इंडिया ड्रीम लाइनर के विनाश के अवशेष अहमदाबाद के BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की इमारत में जा गिरे। दोपहर के भोजन के दौरान छात्र और डॉक्टर परिसर में मौजूद थे। एयर इंडिया द्वारा जारी सूचना के अनुसार यात्रियों में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली तथा 1 कनाडाई नागरिक थे। भारत के नागर विमानन महानिदेशालय एवं विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो ने हादसे की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एक नवीनतम चौड़ी बॉडी वाला द्वि इंजन वाला दीर्घ मार्ग विमान है, जिसे पहली बार वर्ष 2011 में वाणिज्यिक सेवा में सम्मिलित किया गया। सुरक्षा रिकॉर्ड की बात करें तो अपनी शुरुआत से अब तक 787 ड्रीम लाइनर मॉडल का यह पहला अवसर है जब किसी विमान को एक बड़ी घातक दुर्घटना का सामना करना पड़ा। एयर इंडिया दुर्घटना पीड़ितों के परिवारों को 25 लाख रुपए का अंतरिम भुगतान करेगी। यह राशि मूल कंपनी टाटा सन्स द्वारा पहले ही घोषित 1 करोड़ रुपए मुआवजे के अतिरिक्त है। बात करते हैं भारत की अन्य भीषण हवाई त्रासदियाँ। 1996 चरखी दादरी मध्य आकाश टक्कर भारत की अब तक की सबसे घातक विमान दुर्घटना, जिसमें 2 विमानों की टक्कर से कुल 349 लोगों की मृत्यु हुई थी। ये थी चरखी दादरी। 1985 एयर इंडिया बम कांड। मॉन्ट्रियल लंदन दिल्ली मुंबई उड़ान AI-182 एक आतंकवादी बम स्फोट से अटलांटिक महासागर में विस्फोट कर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें 329 यात्रियों की जान गई।
1978 एयर इंडिया मुंबई दुर्घटना, मुंबई से दुबई जा रही एयर इंडिया फ्लाइट 855 बोइंग 747 समुद्र में गिर गई थी और इसमें 213 लोग मारे गए। 210 मैंगलोर विमान दुर्घटना, दुबई से मैंगलोर आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 लैंडिंग के समय दुर्घटनाग्रस्त हुई और इसमें 158 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। फ्लाइट रिकॉर्डर, यह एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग उपकरण होता है जिसे विमानों में लगाया जाता है जिससे कि विमान दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच में मदद मिल सके। आमतौर पर इसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। यह डिवाइस दो प्रकार की होती है, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर FDR, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR। यह नारंगी रंग का होता है जिससे कि दुर्घटना के बाद इसे आसानी से खोजा जा सके। कहते ब्लैक बॉक्स है, होता नारंगी रंग का है। यह 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तक के तापमान को झेल सकता है और 3400 G तक की टक्कर ये सह सकता है। केंद्र सरकार ने दी जातीय जनगणना की अनुमति। जातिगत जनगणना से आशय है देश भर के विभिन्न जाति समूहों की आबादी का सर्वेक्षण करना। यह एक संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय अभ्यास है। स्वतंत्रता के बाद 1931 की जनगणना के बाद से जातिगत आंकड़े नियमित जनगणना में शामिल नहीं किए गए थे। अब केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना 2027 में जातियों की जनगणना करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है जिससे सामाजिक न्याय की नीतियों को नई दिशा मिल सकेगी। स्मरणीय तथ्य, जनगणना संघ सूची का विषय है। संविधान अनुच्छेद 246, 7वीं अनुसूची, सूची 69, जनगणना अधिनियम 1948 एवं नियम 1990 के तहत इसे प्रबंधित किया जाता है। 16 जून 2025 को भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2027 के दौरान किए जाने की अधिसूचना जारी की गई। यह जनगणना 2 चरणों में होगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे हिमालयी क्षेत्रों में 1 अक्टूबर 2026 से और बाकी पूरे देश में 1 मार्च 2027 से। चिनाब रेल पुल विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज। चिनाब रेलवे पुल भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित चिनाब नदी पर बना एक रेलवे पुल है। यह विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है जिसकी ऊंचाई 359 मीटर नदी तल से है। इस पुल की कुल लंबाई लगभग 1315 मीटर है। यह पुल भारतीय रेलवे की ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का महत्वपूर्ण भाग है। यह पुल 8 रिक्टर स्केल तक के भूकंप तथा लगभग 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाओं का सामना करने में सक्षम है। इस ब्रिज को लगभग 120 वर्ष तक बने रहने के लिए निर्मित किया गया है। यह भारतीय इंजीनियरिंग की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्मरणीय तथ्य, 6 जून 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चिनाब रेल पुल का उद्घाटन किया गया। इस पुल को कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन और भारतीय संस्थानों जैसे IITs तथा भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान DRDO के सहयोग से निर्मित एवं विकसित किया गया है। इस पुल में स्ट्रक्चरल स्टील का उपयोग किया गया है जिससे यह 10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहन कर सकता है। इसकी स्ट्रक्चरल डिटेलिंग के लिए सबसे अत्याधुनिक टेक्ला सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया जिससे डिज़ाइन और निष्पादन में उच्च स्तर की सटीकता संभव हुई। चिनाब रेल पुल को 1486 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के साथ निर्मित किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है। रियासी जिले में बक्कल और कौरी के मध्य बना यह आर्च ब्रिज कटरा से बनिहाल तक के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क बनाता है। चिनाब रेल पुल एफिल टावर से लगभग 35 मीटर अधिक ऊंचा है। वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार द्वारा इस ब्रिज को बनाने की मंजूरी प्रदान की गई थी। ध्यातव्य है कि इसी दिन प्रधानमंत्री ने भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी ब्रिज का भी उद्घाटन किया। विश्व के अन्य सर्वाधिक ऊंचे रेलवे ब्रिज। दादुहे रेलवे ब्रिज च्वानजांग, सिचुआन चीन, ऊंचाई है 380 मीटर। यह आर्च ब्रिज नहीं है। नाजीहे रेलवे ब्रिज गुइझोउ चीन, इसकी 310 मीटर है ऊंचाई। जियांगजीहे रेलवे ब्रिज चीन में है, ये भी 298 मीटर। बेईपानजियांग रेलवे ब्रिज किंगलोंग, इसकी ऊंचाई 295 मीटर। तो सारे जो ऊंचे हैं वो सारे चीन में ही हैं। तो सबसे ऊंचे की अगर हम बात करेंगे तो दादुहे रेलवे ब्रिज आ जाएगा, लेकिन ये आर्च ब्रिज नहीं है। आर्च ब्रिज की अगर बात करेंगे तो फिर चिनाब रेलवे पुल आ जाएगा। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना इकाई 1।
घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले में स्थापित एक प्रमुख कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल बिजली संयंत्र है। यह 1980 मेगावाट क्षमता वाली परियोजना केंद्र सरकार के उद्यम एनएलसी इंडिया लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के यूपीआरवी यूएनएल के संयुक्त उपक्रम द्वारा विकसित की गई। स्मरणीय तथ्य: 30 मई 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में स्थित घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की इकाई 1 660 मेगावाट राष्ट्र को समर्पित किया गया। केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने जुलाई 2016 में इस परियोजना को मंजूरी प्रदान की थी। इसे नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यम कंपनी संचालित कर रही है, जिसमें एनएलसी इंडिया की 51% तथा यूपीआरवी यूएनएल की 49% भागीदारी है। घाटमपुर परियोजना से उत्पन्न विद्युत के क्रय हेतु राज्य विद्युत निगमों से समझौते किए गए हैं। लगभग 75% बिजली उत्तर प्रदेश को मिलेगी और शेष लगभग 25% बिजली असम राज्य को आवंटित की गई है। ताज़ा आधिकारिक अनुमान के अनुसार परियोजना की कुल लागत 21,780.94 करोड़ रुपए है। इस परियोजना की शेष 2 इकाइयों के वर्ष 2026 तक प्रारंभ होने की उम्मीद है। तीनों इकाइयों के पूर्ण संचालन पर संयंत्र प्रतिवर्ष लगभग 14,000 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न करेगा। इस परियोजना के लिए कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु झारखंड राज्य के दुमका जिले में स्थित पचवारा साउथ कोल ब्लॉक आवंटित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोयला की जो आपूर्ति होगी वो कहाँ से होगी? झारखंड राज्य के कौन से जिले से? दुमका जिले से। और कोल ब्लॉक कौन सा है? पचवारा साउथ। लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 2025। 31 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में भाग लिया। यह आयोजन मालवा की प्रसिद्ध महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। जैसा कि हमने वन लाइनर्स में भी देखा था कि ये क्वेश्चन आपका बनेगा कि अहिल्याबाई जी की कौन सी जयंती मनाई गई, तो 300वीं जयंती। स्मरणीय तथ्य: सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई को समर्पित एक स्मारक डाक टिकट तथा 300 रुपये मूल्य का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया। 300 रुपये के इस सिक्के पर अहिल्याबाई होलकर का चित्र उत्कीर्ण है। 300 रुपये मूल्य वर्ग का सिक्का भारत के सिक्का इतिहास में पहली बार जारी हुआ है, जिसे कोलकाता टकसाल ने ढाला है। ये ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार भी प्रदान किया। यह राष्ट्रीय पुरस्कार एक महिला कलाकार को जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। तो किसे दिया गया? यह पुरस्कार बस्तर की जनजातीय महिला कलाकार डॉक्टर जयमती कश्यप को प्रदान किया गया। देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को वर्तमान महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के जामखेड़ तहसील के चौंडी गांव में हुआ था। शासनकाल इनका 1767 से 1795 तक रहा, जिसमें उन्होंने लगभग 3 दशकों तक मालवा पर न्यायपूर्ण व कुशल शासन किया। अहिल्याबाई ने राज्य की बागडोर संभालते ही अपनी राजधानी महेश्वर नर्मदा पर स्थित को साहित्य, संगीत, कला एवं उद्योग के केंद्र के रूप में विकसित किया। अहिल्याबाई 18वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह निषेध जैसे विचारों की अग्रदूत थी। उन्होंने अपने राज्य में महिला सेना इकाई बनाकर महिलाओं को शस्त्र व प्रशासन का प्रशिक्षण दिलवाया। इतिहास में उन्हें उस शासिका के रूप में याद किया जाता है जिसने लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु बढ़ाने, महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिलाने और विधवा विवाह का समर्थन करने जैसे कदम उठाए थे। प्रधानमंत्री ने अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना वर्ष 2024 में प्रारंभ की, जो महिला उद्यमियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भी उनके सम्मान में रखा गया है। दार्शनिक महारानी की उपाधि से सम्मानित अहिल्याबाई का 13 अगस्त 1795 को निधन हो गया। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना 2 राज्यों मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों में भू जल स्तर बढ़ाकर सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ करना है। स्मरणीय तथ्य है, 10 मई 2025 को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र द्वारा ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को संयुक्त रूप से क्रियान्वित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के हस्ताक्षर हुए। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना परंपरागत बांध निर्माण से हटकर भू जल पुनर्भरण द्वारा जल संरक्षण को प्रोत्साहित करती है।
परियोजना के तहत ताप्ती नदी की 3 धाराओं का विकास कर अतिरिक्त वर्षा जल को भूजल पुनर्भरण किया जाएगा। इसीलिए ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को अधिकारियों द्वारा विश्व की सबसे बड़ी भूजल पुनर्भरण योजना कहा गया है। TBMRP कृषि एवं पेयजल दोनों समस्याओं का समाधान एक साथ करने के लिए डिजाइन की गई है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर एवं खंडवा जिलों की बुरहानपुर, नेपानगर, खकनार एवं खालवा तहसीलें लाभान्वित होंगी। महाराष्ट्र के अकोला, बुल्ढाना, अमरावती आदि जिले लाभान्वित होंगे। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज योजना में कुल 31.13 TMC जल का उपयोग होगा। TMC यानी कि 1000 मिलियन क्यूबिक फीट, जिसमें मध्य प्रदेश को 11.76 TMC जल मिलेगा तथा महाराष्ट्र को 19.36। परियोजना में एक निम्न बांध लो डाइवर्जन वियर बनाया जाएगा जो खरिया गुटीघाट, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश एवं अमरावती की सीमा पर स्थित है। भारत सरकार इसकी लागत का 90% वहन करेगी, जबकि शेष 10% वित्तीय भार मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र सरकार मिलकर उठाएंगी। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना मध्य प्रदेश की हालिया वर्षों में तीसरी प्रमुख अंतर्राज्यीय नदी जल परियोजना है। इससे पूर्व केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के बीच पहली बड़ी नदी जोड़ परियोजना जिससे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिला। दूसरी है पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के बीच, जिसे संशोधित कर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के साथ जोड़ा गया है। ताप्ती या तापी मध्य भारत की एक प्रमुख पश्चिम वाहिनी नदी है। अच्छा, इसके साथ एक और कौन सी पश्चिम वाहिनी नदी है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्तई क्षेत्र में सतपुड़ा पर्वत से निकलकर लगभग 724 किलोमीटर दूरी तक बहती है। नर्मदा के बाद ताप्ती भारत की दूसरी सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जो गुजरात के में खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं पूर्णा, गिरना, पंजरा, अनेर आदि। तो आपसे जो भी न्यूज़ में चल रही होती हैं उसकी सहायक नदियां भी पूछ ली जाती हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। पहलगाम से युद्ध विराम तक 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के शांत पहलगाम पर्यटन क्षेत्र में हुए एक भीषण आतंकी हमले ने पूरे भारत को झकझोर दिया। हमले के लगभग 2 हफ्ते बाद भारत ने सूचनाओं की पुष्टि के बाद 6-7 मई 2025 की रात को एक प्रतिशोधी कार्रवाई शुरू की, जिसका कोड नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट हवाई हमले के बाद वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर ने प्रदर्शित किया कि भारत अब आतंक के घाव पर सीधे प्रहार करने से नहीं हिचकिचाएगा। स्मरणीय तथ्य: पहलगाम घटना 22 अप्रैल 2025 को लगभग दोपहर 2:45 पर दक्षिण कश्मीर स्थित अनंतनाग जिले के पहलगाम से लगभग 7 किलोमीटर दूर बैसरन घाटी के मैदान में स्वचालित हथियारों से लैस आतंकियों के एक समूह ने छुट्टियां मना रहे पर्यटकों पर अचानक अंधाधुंध गोलीबारी की। हमलावरों ने गोली मारने से पहले पर्यटकों से उनकी धार्मिक पहचान की भी पूछताछ की। इस हमले में कुल 26 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें 25 भारतीय पर्यटक और एक नेपाली नागरिक शामिल थे। हमले की जिम्मेदारी एक नए संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली, जिसे पाकिस्तानी लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा माना जाता है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने हमले में शामिल 4 आतंकवादियों की पहचान की। अली भाई उर्फ तल्हा पाकिस्तानी नागरिक है, आसिफ फौजी ये भी, आदिल हुसैन ठोकर अनंतनाग निवासी और एहसान पुलवामा निवासी। पहलगाम हमले को भारत ने अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला माना और 23 अप्रैल को उच्च स्तरीय बैठक में कई सख्त फैसले लिए। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 23 अप्रैल 2025 को 1960 की सिंधु जल संधि स्थगित करने का औपचारिक निर्णय लिया। साथ ही एकीकृत चेक पोस्ट अटारी वाघा सीमा द्वार को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया। सार्क वीजा छूट योजना वीजा के तहत पाकिस्तानी नागरिकों की भारत यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को तीनों सेना प्रमुखों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ बैठक में सशस्त्र बलों को पूरी छूट दे दी कि वे हमले के दोषियों को दंडित करने हेतु उपयुक्त समय और स्थान चुनकर कार्रवाई करें। थल सेना, वायुसेना और खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय बैठकें हुई, जिनमें सीमा पर जवाबी कार्रवाई की योजना को अंतिम रूप दिया गया। इन बैठकों की परिणति ऑपरेशन सिंदूर के रूप में हुई। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले के जवाब में भारतीय सुरक्षा बलों ने 6-7 मई 2025 की रात को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया।
अभियान के तहत 9 लक्ष्य स्थलों पर एक साथ प्रहार किए गए। इनमें से 5 आतंकी ठिकाने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में थे, जबकि 4 लक्ष्य पाकिस्तान के अंदर पंजाब प्रांत में चिन्हित थे, बहावलपुर, मुरीद के, शाकरगढ़ और सियालकोट के निकट। ये सभी स्थान लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र या ठिकाने थे। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने स्पष्ट किया कि इस प्रति आक्रमण का लक्ष्य आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करके भविष्य के हमलों को रोकना था, न कि युद्ध भड़काना। उधर पाकिस्तान द्वारा प्रतिक्रिया में भेजे गए ड्रोन और सशस्त्र यूएवी को मार गिराने के लिए भारत ने अपनी बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय की। इस एयर डिफेंस ढांचे में थल सेना, नौसेना, वायुसेना के समन्वित सेंसर मिसाइल एवं एंटी ड्रोन तकनीक, सॉफ्ट किल व हार्ड किल शामिल थे। इसने पाकिस्तानी पक्ष से हुई कई जवाबी कोशिशों यानी कि जो ड्रोन हमलों की लहर थी उसको विफल बना दिया। भारत सरकार के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के तहत 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया गया। ढेर किए गए प्रमुख आतंकियों में लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर खालिद उर्फ अबू आक्शा शामिल था, जो कश्मीर घाटी में हथियारों की तस्करी और संचालन के लिए जिम्मेदार था। लश्कर का ही एक अन्य शीर्ष प्रशिक्षक मुदस्सिर खाडियन खास उर्फ मुदस्सर अम्बू जुंदाल, जिसे मुरीद के पाकिस्तान स्थित आतंकी शिविर का प्रभारी माना जाता था, इस हमले में मारा गया। जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा मोहम्मद हसन खान, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में जैश के ऑपरेशनल प्रमुख का पुत्र था, वो भी इन हवाई हमलों में ढेर हुआ। इसके अलावा भारत द्वारा जारी विवरण के मुताबिक वर्ष 1999 के IC-814 विमान अपहरण और वर्ष 2019 पुलवामा हमले के साजिशकर्ताओं में रहे यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदासिर अहमद भी 7 मई की कार्रवाइयों में मार दिए गए। 7 मई को ही पाकिस्तान ने बनियान अल मरसूस नाम से जवाबी ऑपरेशन चलाने का दावा किया, जिसके तहत सीमावर्ती भारतीय सैन्य ठिकानों को ड्रोन व मिसाइलों से निशाना बनाने की कोशिश हुई। इस दौरान देश के कई सैनिक एवं जवान शहीद हो गए। कुल 9 शहीद सिकंदर राउत, शहीद रामबाबू, शहीद दीपक चिंगखम, शहीद सुरेंद्र सिंह मोगा, शहीद मोहम्मद इम्तियाज, शहीद पवन कुमार, शहीद सुनील कुमार, शहीद मुरली नायक और शहीद दिनेश कुमार शर्मा। युद्ध विराम की प्रक्रिया और शर्तें। सीमा पर बढ़ते हताहतों और दोनों परमाणु संपन्न देशों में युद्ध जैसे हालत ने वैश्विक शक्तियों को चिंतित कर दिया। 10 मई 2025 को पाकिस्तानी सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन DGMO मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला ने भारतीय DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को आपात हॉटलाइन कॉल करके युद्ध विराम सीज फायर का प्रस्ताव रखा। इस बातचीत में पाक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान सेना प्रमुख से बात कर तनाव घटाने को कहा है, अर्थात पाकिस्तान उच्च स्तर पर संघर्ष विराम के लिए तैयार था। युद्ध विराम की घोषणा व स्थिति। कई दौर की गुप्त वार्ताओं के बाद 10 मई की रात दोनों देशों ने आधिकारिक तौर पर युद्ध विराम की घोषणा की। दोनों पक्ष 10 मई 2025 को 5 बजे, शाम के 5 बजे या 17 बजे यानी कि 5 बजे IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और 4:30 पाकिस्तान का टाइम से प्रभावी होकर ज़मीन पर, हवा में और समुद्र में सभी फायरिंग और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री ने 12 मई 2025 को 8 बजे साय के अपने संबोधन में 4 सिद्धांत उद्घोषित किए। जवाब भारत की शर्तों पर दिया जाएगा, परमाणु ब्लैकमेल स्वीकार्य नहीं होगा, आतंक शरणदाता राज्य सह आपराधिक माने जाएंगे, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। पाकिस्तान ने सीमा पर हमारे जिस एक BSF जवान पूनम कुमार शॉ को पकड़ लिया था, उसे 14 मई 2025 को छोड़ दिया। 17 मई 2025 को केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और भारत की सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ जारी लड़ाई के संदर्भ में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया। 59 संसद सदस्यों वाले 7 समूह कुल 32 देशों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों सहित प्रमुख साझेदार देश का दौरा करेंगे। निम्नलिखित संसद सदस्य 7 प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व करेंगे: शशि थरूर कांग्रेस, रविशंकर प्रसाद भाजपा, संजय कुमार झा जदयू, वैजयंत पांडा भाजपा, कनिमोझी करुणानिधि DMK, सुप्रिया सुले NCP और श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना। ऑपरेशन सिंदूर में प्रयुक्त भारतीय हवाई बल IAF हथियार प्रणालियाँ। दसॉल्ट राफेल लड़ाकू विमान। प्रमुख विशेषताएं: स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे EISA रडार, स्कैल्प या स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल, उत्पत्ति यूरोपीय MBDA, हैमर हाईली एजाइल मॉड्यूलर,
म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, उत्पत्ति फ्रांस सैफरन। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, उत्पत्ति भारत रूस संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एरोस्पेस। भारतीय सेना हथियार प्रणालियाँ, स्काई स्ट्राइकर लोइटरिंग म्यूनिशंस, उत्पत्ति भारत इजराइल एल्बिट सिस्टम्स अल्फा डिज़ाइन। IAI हरोप लोइटरिंग म्यूनिशंस, उत्पत्ति इजराइल भारत में निर्मित घटकों के साथ। भारतीय वायु रक्षा प्रणालियाँ, पाकिस्तानी प्रतिशोध से बचाव के लिए। S-400 ट्रायम्फ सुदर्शन चक्र, उत्पत्ति रूस भारतीय सेना के लिए अनुकूलित। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, उत्पत्ति भारत DRDO। उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना। भारत सरकार सेमीकंडक्टर उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम 76,000 करोड़ रुपए के तहत चिप निर्माण संयंत्रों फैब एवं असेंबली टेस्ट यूनिटों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस हेतु दीर्घावधिक रणनीतियों के संचालन के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी ISM की शुरुआत की गई है। यह मिशन सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। स्मरणीय तथ्य: 14 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देश की 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट अर्धचालक यूनिट उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है। इस यूनिट की स्थापना HCL हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड एवं फॉक्सकॉन कंपनियां मिलकर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी येईडा में जेवर एयरपोर्ट नोएडा के नज़दीक करेंगी। HCL एवं फॉक्सकॉन दोनों क्रमशः भारत एवं ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनियां हैं। तो फॉक्सकॉन कहाँ की हो गई? ताइवान। यह यूनिट मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, PC, ऑटोमोबाइल जैसे डिस्प्ले संबंधी उपकरणों के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स का निर्माण करेगी। इस यूनिट को 20,000 वेफर्स प्रतिमाह उत्पादन के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। संयंत्र वाणिज्यिक उत्पादन वर्ष 2027 तक शुरू करेगा। स्वीकृत 6 सेमीकंडक्टर इकाइयाँ: माइक्रॉन ATMP गुजरात साणंद, मेमोरी चिप्स असेंबली टेस्ट संयंत्र 22,500 करोड़ रुपए निवेश मंजूरी जून 2023। टाटा PSMC फैब धोलेरा गुजरात 28 नैनोमीटर लॉजिक चिप फैब्रिकेशन फैक्ट्री 91,000 करोड़ रुपए निवेश मंजूरी फरवरी 2024। ताइवान की साझेदारी में भारत की पहली AI समर्थित सेमीकंडक्टर फैब। ठीक है, तो पहली अगर कहें ताइवान की साझेदारी में भारत की कहाँ AI समर्थित सेमीकंडक्टर फैब है? टाटा PSMC फैब धोलेरा गुजरात। TSAT टाटा ATMP मोरीगांव असम उन्नत सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट फ्लिप चिप एवं ISIP तकनीक 27,000 करोड़ रुपए निवेश मंजूरी मिली फरवरी 2024। पूर्वोत्तर भारत का पहला चिप प्लांट है ये, सेक्टर ऑटो EV आदि। CG रेनेसेस स्टार्स OSAT गुजरात के साणंद में है। ये भी त्रिपक्षीय संयुक्त संयंत्र 7,600 करोड़ रुपए मंजूरी फरवरी 2024। केन्स सेमीकॉन OSAT गुजरात साणंद भारतीय कंपनी द्वारा पैकेजिंग यूनिट 3,300 करोड़ रुपए मंजूरी सितंबर 2024 में। HCL फॉक्सकॉन फैब येईडा UP डिस्प्ले ड्राइवर चिप निर्माण संयंत्र 3,700 करोड़ रुपए मंजूरी दी गई मई 2025। ये रिसेंट है। उत्तर प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट फॉक्सकॉन का भारत में यह पहला चिप निवेश है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 13 मई 2025 को रेनेसेंस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के 2 उन्नत डिज़ाइन केंद्र नोएडा एवं बेंगलुरु राष्ट्र को समर्पित किए। ये केंद्र भारत में पहली बार 3 नैनोमीटर तकनीक पर चिप डिज़ाइन कार्य करेंगे। यह देश के लिए एक तकनीकी छलांग है। हम 7 नैनोमीटर 5 नैनोमीटर डिज़ाइन कर चुके थे, लेकिन 3 पर कार्य करना एक नई सीमा है। जन सुरक्षा योजना के 10 वर्ष 2015 से 2025 पूर्ण भारत में सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देने के लक्ष्य से 9 मई 2015 को केंद्र सरकार ने 3 महत्वाकांक्षी जन सुरक्षा योजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना। इन योजनाओं का अभिप्राय था कि समाज के निम्न आय एवं असंगठित वर्ग जो अब तक बीमा पेंशन जैसी सुरक्षा से वंचित थे, उन्हें मामूली प्रीमियम योगदान पर जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा एवं नियमित पेंशन जैसी सुरक्षाएं प्रदान की जाएं। स्मरणीय तथ्य: 9 मई 2025 को तीनों सामाजिक सुरक्षा जन सुरक्षा योजनाओं के 10 वर्ष पूर्ण होने पर इसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई गई।
अप्रैल 2025 तक PMJJBY, PMSBY और APY के अंतर्गत क्रमशः 23.6 करोड़, 51 करोड़ और 7.6 करोड़ से अधिक नामांकन किए गए हैं। PMJJBY योजना में 9 लाख से अधिक परिवारों के लिए 18,398 करोड़ की बीमा राशि प्रदान की गई। PMSBY योजना के तहत 51 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठाया तथा 1.57 लाख परिवारों को 3,121 करोड़ की सहायता राशि प्रदान की गई। APY योजना के तहत 7.6 करोड़ लोगों ने इसमें नामांकन कराया है, जिससे उन्हें बुढ़ापे में नियमित पेंशन की सुविधा प्राप्त हो रही है। अप्रैल 2025 तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 10.66 करोड़ महिलाएं नामांकित हैं, जिनमें से 7.08 करोड़ नामांकन PM जन धन योजना PMJDY खाता धारकों के हैं। अप्रैल 2025 तक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 23.87 करोड़ महिलाएं हैं, जिनमें 17.12 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन योजना खाता धारक नामांकित हैं। अटल पेंशन योजना में लगभग 47% महिलाएं हैं, जो कि महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी को दर्शाता है। अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, अच्छा ये आपको फुल फॉर्म इनकी पता होनी चाहिए। कई बार आपको नाम जो है वो PMSYM ही दे देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि योजना का क्या नाम है, उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना PMSYM 2019 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। व्यापारियों और स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए NPS ट्रेडर्स 2019 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। PM किसान 2019 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY 2017 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए भी बहुत आते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना PMVVY 2017 वित्त मंत्रालय LIC के माध्यम से। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM 2013 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। जननी सुरक्षा योजना JSY 2005 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP 1995 ग्रामीण विकास मंत्रालय। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक बीमा योजना है जो किसी भी कारण से मृत्यु हो जाने पर जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। उल्लेखनीय है कि 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति जो भाग लेने वाले बैंकों और डाकघरों के खाता धारक हैं, वे इसमें शामिल हो सकते हैं। PMJJBY 18 से 50 वर्ष की आयु समूह के सभी ग्राहकों को 2 लाख रुपए का एक वर्षीय टर्म जीवन कवर प्रदान करती है। यद्यपि इसमें प्रत्येक ग्राहक को प्रतिवर्ष 436 रुपये प्रीमियम देय होगा, जो ग्राहक के बैंक अथवा डाकघर के खाते से स्वतः ही काट लिया जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा योजना है। इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति की मृत्यु अथवा दोनों आंखों की पूर्ण और अपूर्णीय क्षति या पैरों के उपयोग की हानि या एक आंख की दृष्टि की हानि होने पर बीमा राशि 2 लाख रुपए है। यद्यपि एक आंख की दृष्टि की पूर्ण और अपूर्णीय हानि या एक हाथ या पैर के उपयोग की हानि होने पर बीमा राशि 1 लाख रुपए है। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच प्रति व्यक्ति को प्रतिवर्ष 20 रुपये प्रीमियम देय होगा। अटल पेंशन योजना APY। अटल पेंशन योजना भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है। भारत का कोई भी नागरिक ग्राहक जिसकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच हो, अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकता है। तो आपसे क्वेश्चंस में क्या है, यही पूछ लिया जाता है कि इनमें से अटल पेंशन योजना के लिए कौन कौन से तथ्य सही हैं या नहीं है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए कि उम्र कितनी होनी चाहिए, किस चीज़ पर यह आधारित है, ठीक है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद मृत्यु पर्यंत तक 1,000 रुपये प्रतिमाह से लेकर 5,000 रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर दी जाएगी। विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 फिल्म, मीडिया, संगीत, गेमिंग और एनिमेशन जैसे रचनात्मक क्षेत्रों से आय अर्जित करने वाली अर्थव्यवस्था को क्रिएटिव अथवा ऑरेंज इकोनॉमी कहा जाता है। इसी आर्थिक क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 वेव्स 2025 मुंबई में आयोजित किया गया। अब आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि वेव्स जो है वो किससे संबंधित है, तो ये आपका मनोरंजन से संबंधित है। फिल्म, मीडिया, संगीत। स्मरणीय तथ्य: वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र का भारत सरकार द्वारा आयोजित
प्रथम वैश्विक शिखर सम्मेलन है। यह पहला आयोजन 1 से 4 मई 2025 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगा। सम्मेलन की परिकल्पना कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज, रचनाकारों को जोड़ना, देशों को जोड़ना मूल मंत्र के साथ की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र दिवस के दिन इसका भव्य उद्घाटन किया, जिसमें 100 से अधिक देशों के कलाकार, नवप्रवर्तक, निवेशक और नीति निर्माता एक वैश्विक प्रतिभा एवं रचनात्मकता के परिवेश में उपस्थित हुए। वेव्स 2025 का आयोजन भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से किया। भारत ने वेव्स मंच से वर्ष 2029 तक $50 अरब के M&E बाजार को साकार करने का लक्ष्य रखा है। भारत पैवेलियन 1470 वर्ग मीटर कला से कोड तक थीम के साथ भारत की प्राचीन स्टोरी टेलिंग परंपरा से लेकर आधुनिक मीडिया विकास की यात्रा को 4 अनुभागों श्रुति, कृति, दृष्टि, क्रिएटर स्लीप में दिखा रहा था। सम्मेलन के तहत ग्लोबल मीडिया डायलॉग 2025 का आयोजन हुआ, जिसमें 77 देशों की भागीदारी देखी गई। सम्मेलन के दौरान भारत सरकार ने भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी IICT की स्थापना को औपचारिक रूप दिया। मुंबई में स्थापित हो रहा यह राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र विशेष रूप से AVGC XR सेक्टर को समर्पित होगा। वेव्स 2025 की एक विशेष उपलब्धि क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का भव्य समापन रहा। न्यूजीलैंड के स्क्रीन कैंटरबरी संस्थान व भारतीय फिल्म इंडिया स्क्रीन कलेक्टिव ने मिलकर न्यूजीलैंड में प्रथम भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया। भारतीय कंपनी OML ओनली मच लाउडर और रूस की गैज़प्रोम मीडिया के बीच द्विपक्षीय सांस्कृतिक उत्सवों व सह उत्पादन कॉमेडी संगीत शो पर MOU की बातचीत आरंभ होने की घोषणा हुई। कोरिया की प्रमुख कंपनी CJ ENM और Amazon प्राइम वीडियो के बीच साझेदारी की घोषणा भी इसी मंच पर की गई, जिसके तहत प्रीमियम कोरियाई कंटेंट के वैश्विक वितरण पर सहमति बनी। इसके अलावा एक ऐतिहासिक इंडो ब्रिटिश फिल्म सहयोग की नींव रखते हुए देवी चौधरानी नामक फिल्म को भारत की पहली भारत UK आधिकारिक सह निर्मित फिल्म घोषित किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा सूत्र विवाद। फरवरी मार्च 2025 में समग्र शिक्षा अभियान SSA और PM श्री योजनाओं के तहत तमिलनाडु को मिलने वाली लगभग 2152 करोड़ रुपए की राशि नई शिक्षा नीति 2020 को न स्वीकार करने के कारण रोक दिए जाने ने इस नीति के त्रिभाषा सूत्र को फिर से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया। तमिलनाडु का जोर शिक्षा के माध्यम में तमिल और अंग्रेजी पर है, जबकि नई शिक्षा नीति 2020 अपने त्रिभाषा फॉर्मूले में यह कहती है कि मातृभाषा और अंग्रेजी के अलावा तीसरी भाषा कोई भी भारतीय भाषा हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वह हिंदी ही हो। स्मरणीय तथ्य, संसद की शिक्षा स्थायी समिति ने 26 मार्च 2025 को पेश रिपोर्ट में इस निधि स्थगन को असंवैधानिक तथा संघीय भावना के विरुद्ध बताया, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कह दिया कि जब तक तमिलनाडु NEP 2020 को स्वीकार नहीं करता तब तक फंड जारी नहीं होगा। केंद्र सरकार के इस निर्णय से यह मसला न्यायिक से अधिक वित्तीय हो गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने इसे भाषाई ब्लैकमेल बताया। यद्यपि कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 12 मई 2025 को दिए गए निर्णय में यह स्पष्ट कर दिया कि किसी राज्य को NEP लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। नई शिक्षा नीति 2020 का परिचय। 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नई शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत के इतिहास में शिक्षा क्षेत्र का तीसरा बड़ा सुधार है। के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई इस नीति का लक्ष्य वर्ष 2040 तक भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा या स्थानीय भाषा को प्राथमिकता देते हुए त्रिभाषा फॉर्मूले पर बल दिया गया है। इसके अनुसार पहली भाषा मातृभाषा या स्थानीय क्षेत्र भाषा, दूसरी भाषा अंग्रेजी या कोई अन्य भारतीय भाषा, तीसरी भाषा कोई अन्य भारतीय भाषा यानी गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए हिंदी एक विकल्प है। भारतीय संविधान में भाषा से जुड़े प्रावधान। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, अनुच्छेद 343 संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, अब देखिए ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अब आपकी ये न्यूज़ चल रही है तो पॉलिटी का क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा। ठीक है, ऐसे हमें लिंक करके पढ़ना होता है। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग। अब देखिए इतने सारे हमारे जो भाषा से संबंधित आर्टिकल्स बनते हैं, तो
अब पॉलिटी के परिप्रेक्ष्य में आप देखोगे तो कहीं से भी पूछ लिया जाएगा, आपको लगेगा कि अरे ये भाषा से संबंधित कैसे आ गया, तो करंट से जुड़कर ही हमारा स्टैटिक पोर्शन पूछा जाता है। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य या संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 350 शिकायतों के निवारण हेतु प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 350 क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 350 ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए संघ के कर्तव्यों का वर्णन। विंझीजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित। विंझीजम बंदरगाह सबसे पहले कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, केरल में अरब सागर तट पर स्थित है। अपनी भौगोलिक स्थिति की बदौलत यह दुनिया के व्यस्ततम शिपिंग मार्गों पूर्व पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री गलियारे के बेहद निकट है, जो इसे व्यापारिक रूप से अत्यंत रणनीतिक बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 मई 2025 को विंझीजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित किया। स्मरणीय तथ्य: विंझीजम देश का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। यह भारत के कुछ गहरे प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक है, जिसकी प्राकृतिक गहराई लगभग 20 मीटर, कुछ स्थानों पर 24 मीटर तक है। प्रारंभिक क्षमता लगभग 10 लाख TEU प्रतिवर्ष है, जिसे आगे चलकर चरणबद्ध विस्तार द्वारा लगभग 72 लाख TEU सालाना तक बढ़ाया जाएगा। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी MSC मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी ने अपने यूरोप एशिया रूट की जेड व ड्रैगन सेवाओं में विंझीजम को शामिल किया है, जिससे यह सीधे अंतर्राष्ट्रीय परिवहन श्रृंखलाओं से जुड़ गया है। विंझीजम बंदरगाह के प्रथम चरण का विकास 18,867 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है। पूर्ण परियोजना 4 चरण की है, जिसकी कुल अनुमानित लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपए है, जिसे चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2028-29 तक खर्च किया जाएगा। प्रथम चरण के वित्तीय ढांचे में केरल सरकार, अडानी समूह व केंद्र सरकार सभी साझेदार रहे। लगभग 5,595 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा, 2,454 करोड़ रुपए अडानी पोर्ट्स द्वारा, लगभग 817.8 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में प्रदान किए गए। संचालन संबंधी अनुबंध के तहत अडानी पोर्ट्स बंदरगाह का संचालन प्रबंधन वर्ष 2060 तक करेगा। भगवद गीता एवं नाट्यशास्त्र यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल। यूनेस्को ने वर्ष 1992 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम को लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य विश्व भर में मूल्यवान पुरालेखों, वैल्यूएबल आर्काइव होल्डिंग्स को और पुस्तकालय संग्रहों, लाइब्रेरी कलेक्शंस का संरक्षण करना और उनके व्यापक प्रसार को सुनिश्चित करना है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में अप्रैल 2025 में भारत की 2 अमूल्य प्राचीन पांडुलिपियों श्रीमद् भगवद गीता तथा भरत मुनि का नाट्यशास्त्र को स्थान मिला है। स्मरणीय तथ्य: यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड की 17 अप्रैल 2025 को हुई पेरिस बैठक में विश्व की 74 नई दस्तावेजीय धरोहरों को इस रजिस्टर में जोड़ा गया, जिससे अब कुल 570 प्रविष्टियां हो गई हैं। इस बैठक में भारत की प्राचीन और अमूल्य श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र की पांडुलिपियों को शामिल किया गया। अब यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में भारत से जुड़ी प्रविष्टियों की कुल संख्या 11 हो गई है, जबकि यूनेस्को के एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर में भारत से जुड़ी प्रविष्टियों की कुल संख्या 3 है। दोनों पांडुलिपियां मूलतः संस्कृत भाषा में रचित हैं, जो प्राचीन भारत की शास्त्रीय भाषा है। ये पांडुलिपियां पुणे, महाराष्ट्र स्थित भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट बोरी में संरक्षित हैं, जो दुर्लभ पांडुलिपियों के सबसे बड़े संग्रहों में से एक संस्थान है। श्रीमद् भगवद गीता प्राचीन भारत का एक दार्शनिक और धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं। श्रीमद् भगवद गीता महाकाव्य भारत के छठे खंड भीष्म पर्व के अध्याय 23 से 40 का हिस्सा है। यह युद्ध क्षेत्र संवाद है, जहां अर्जुन और भगवान कृष्ण के मध्य कुरुक्षेत्र युद्ध से पूर्व संवाद होता है। इसे महर्षि वेद व्यास द्वारा संकलित माना जाता है। नाट्यशास्त्र भारतीय प्रदर्शन कलाओं, नृत्य, नाटक, संगीत पर लिखित प्रथम विस्तृत ग्रंथ है। इसकी रचना ऋषि भरत मुनि द्वारा की गई।
मानी जाती है। यूनेस्को के अनुसार यह ग्रंथ लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व संहिता बंद कोडिफाई किया गया। नाट्यशास्त्र को प्राचीन परंपरा में नाट्य वेद या पंचम वेद कहा गया है, जो 36,000 श्लोकों का विशाल ज्ञान कोश था, जिसे गंधर्व वेद भी कहते हैं। भरत मुनि ने उसी ज्ञान को नाट्यशास्त्र के रूप में संकलित किया। महाकुंभ 2025 प्रयागराज। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेला 2025 आस्था, संस्कृति और मानवीय एकता का अभूतपूर्व संगम है। 12 वर्ष के अंतराल पर होने वाला यह आयोजन विश्व का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जन समागम माना जाता है। 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा से प्रारंभ होकर 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि तक चले 45 दिवसीय महाकुंभ में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों में 4 प्रमुख स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर होता है। स्मरणीय तथ्य: 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती अर्थात संगम के पवित्र तट पर महाकुंभ का आयोजन किया गया। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की संख्या ने सभी पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। मेले की समाप्ति तक कुल 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा के दिन महाकुंभ मेले का उद्घाटन किया गया। पौष पूर्णिमा कल्पवास के प्रारंभ का प्रतीक है। 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के दिन पहला शाही स्नान था। यह दिन महाकुंभ मेले में दान की शुरुआत का प्रतीक है। 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या का दूसरा शाही स्नान तथा 3 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के दिन तीसरा शाही स्नान था। 12 फरवरी 2025 को माघी पूर्णिमा तथा 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के स्नान पर्व के साथ ही महाकुंभ का समापन हुआ। 16 से 18 फरवरी 2025 के मध्य प्रयागराज में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। महाकुंभ 2025 के दौरान कुछ प्रमुख विश्व रिकॉर्ड बनाए गए। प्रथम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स गंगा सफाई को मिला, जिसमें 329 कर्मचारियों द्वारा एक साथ एक ही समय में गंगा सफाई अभियान का कार्य किया गया। दूसरा रिकॉर्ड महाकुंभ 2025 प्रयागराज मेला क्षेत्र के अलग अलग जोनों में एक साथ 19,278 सफाई कर्मियों ने मिलकर सफाई की और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। तीसरा रिकॉर्ड महाकुंभ 2025 में लगभग 10,102 लोगों द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी हाथों की छाप पेंटिंग को भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। यद्यपि 80 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी यह कलाकृति एकता, सामाजिक सद्भाव और सामूहिक भावना का प्रतीक है। महाकुंभ 2025 के दौरान 24 घंटे में कुल 27,396 लोगों का सेंसोडाइन इंडिया द्वारा दांतों का ऑनलाइन परीक्षण का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। कोका कोला इंडिया और SLMG बेवरेजेस द्वारा ठंडे पेय पदार्थों के सबसे बड़े अस्थायी प्रदर्शन 32,737 का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। महाकुंभ 2025 में सर्वाधिक भीड़ का रिकॉर्ड नहीं बन सका, क्योंकि इस प्रकार के वर्ल्ड रिकॉर्ड तभी दर्ज होते हैं जब वहां की सरकार पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को अवगत कराती है कि यहां सर्वाधिक भीड़ का रिकॉर्ड बनेगा या बन सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महाकुंभ नगर में आयोजित बौद्ध महाकुंभ यात्रा का शुभारंभ भी किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। प्रयागराज महाकुंभ की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए 50,000 से अधिक पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बल सहित 14,000 होमगार्ड और 2,750 AI आधारित CCTV कैमरे लगाए गए थे। प्रयागराज के बाद अगला कुंभ नासिक 2027 में गोदावरी नदी के तट पर आयोजित किया जाएगा। वर्ष 2028 में उज्जैन में पूर्ण कुंभ तथा वर्ष 2033 में हरिद्वार में पूर्ण कुंभ लगेगा। ध्यातव्य है कि प्रयागराज में पिछला महाकुंभ वर्ष 2013 समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में संपन्न हुआ था। ध्यातव्य है कि कुंभ को वर्ष 2017 में यूनेस्को द्वारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में मान्यता दी गई थी। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक कुंभ मेले का समय सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की ज्योतिषीय स्थिति से निर्धारित होता है, जिसे आध्यात्मिक शुद्धि और आत्मज्ञान हेतु शुभ अवधि का संकेत माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि बृहस्पति के मेष राशि चक्र में प्रविष्ट होने तथा सूर्य और चंद्र के मकर राशि में आने पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती स्थल प्रयागराज के पवित्र तट पर कुंभ का आयोजन होता है। केंद्र सरकार द्वारा मेले में कलाग्राम नामक सांस्कृतिक ग्राम स्थापित किया गया, जहां शिल्प एवं लोक कला प्रदर्शनी, क्षेत्रीय व्यंजन स्टॉल और हस्तशिल्प बाजार के जरिए देश की कला संस्कृति को दर्शाया गया। इसी प्रकार एक विशाल उत्तर प्रदेश पर्यटन मंडप में राज्य के धार्मिक पर्यटन सर्किट, रामायण, कृष्ण और बौद्ध आदि की झांकियां लगाई गईं।
आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण को मंजूरी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 341 एवं 342 राष्ट्रपति को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूचियों को अधिसूचित करने तथा संसद को ये सूचियां बनाने की शक्तियां प्रदान करता है। विदित हो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4) राज्य एवं केंद्र सरकार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षित करने में सक्षम बनाते हैं। उल्लेखनीय है कि 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा संविधान में संशोधन किया गया एवं सरकार को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए अनुच्छेद 16 में एक नया खंड 4A जोड़ा गया। स्मरणीय तथ्य: मार्च 2025 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने राज्य में अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण से संबंधित सिफारिश को स्वीकृति प्रदान की थी। इसी आयोग की सिफारिश को आंध्र प्रदेश विधानसभा ने मार्च 2024 में संस्तुति प्रदान की। उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने उपवर्गीकरण पर सेवानिवृत्त IAS अधिकारी राजीव रंजन मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक सदस्यीय आयोग का गठन किया था। इसके पश्चात अप्रैल 2025 में आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने उपवर्गीकरण से संबंधित अध्यादेश को स्वीकृति प्रदान की। क्या होता है उपवर्गीकरण? सामान्य अर्थ में उपवर्गीकरण किसी श्रेणी को छोटी या अधिक विशिष्ट उप श्रेणियों में विभाजित करने की प्रक्रिया है। अनुसूचित जाति में उपवर्गीकरण में अनुसूचित जाति समूह को छोटी छोटी उपजातियों में विभाजित किया जाएगा। इसके माध्यम से शिक्षा एवं रोजगार में आरक्षण का उचित वितरण किया जाएगा। पट्टेदार अंचू साड़ी को GI टैग। भौगोलिक संकेतक जियोग्राफिकल इंडिकेशंस किसी वस्तु का वह संकेत है जो उसे एक खास भौगोलिक क्षेत्र से जोड़ता है जहां उस वस्तु की विशिष्ट गुणवत्ता, ख्याति या अन्य विशेषताएं मुख्यतः उसके मूल स्थान के कारण होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर GI को बौद्धिक संपदा के एक रूप में मान्यता प्राप्त है। पेरिस कन्वेंशन 1883 के अनुच्छेद 1(2) में औद्योगिक संपदा के अंतर्गत उत्पत्ति के संकेत या भौगोलिक नाम भी शामिल हैं तथा अनुच्छेद 10 में ऐसे मिथ्या स्रोत संकेतों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान है। भारत जो विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य है, उसने भौगोलिक संकेतक पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 अधिनियमित किया जो 15 सितंबर 2003 से प्रभाव में आया। स्मरणीय तथ्य: दार्जिलिंग चाय, जिसे उसकी विशिष्ट खुशबू और स्वाद के लिए जाना जाता है, वर्ष 2004 में भारत का पहला पंजीकृत GI टैग उत्पाद बना। मार्च 2025 तक देश में कुल 658 उत्पादों को भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त हो चुके थे। मार्च 2025 तक देश में सर्वाधिक GI टैग के संदर्भ में उत्तर प्रदेश 77 GI टैग उत्पाद शीर्ष पर रहा। यानी उत्तर प्रदेश के कितने प्रोडक्ट? 77 हैं जिन्हें GI टैग मिल चुका है। उसके बाद है तमिलनाडु और फिर है कर्नाटक। 28 मार्च 2025 को कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइंस और ट्रेडमार्क्स द्वारा पट्टेदार अंचू साड़ी को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है। यह पारंपरिक सूती साड़ी कर्नाटक के गजेंद्रगढ़ गडग जिला की है। पट्टेदार अंचू साड़ी की पहचान चौड़े बॉर्डर और चेक डिज़ाइन से होती है। यहाँ राष्ट्रीय घटनाक्रम का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, स्टे विद मी।